18 साल की उम्र इतनी भी कम नहीं होती जितना लोग समझते हैं। कम से कम मेरे लिए तो ये उम्र बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने 18 सालों में 36 सालों जितना सफ़र तय कर लिया था। मेरी माँ और मेरे बाप, जब मैं उन दोनों को रात के किसी पहर देखती तो अपने आप पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। बार बार वजूद पसीने में शरा हो जाता। मेरे अंदर एक आग सी जल उठती और फिर बाकी की रात गुजरना मेरे लिए एक इम्तिहान जैसा था। और शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में मेरा जहन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मुझे हर वक्त वह ख्याल आता जो मुझ जैसी जवान लड़की को नहीं आना चाहिए था। हमारा एक कमरे का घर था जिसमें मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन हम सब रहते थे। माँ बाप की एक चारपाई थी और मेरी छोटी बहन तकरीबन मुझसे 7-8 साल छोटी थी, इसलिए उसे इन बातों की समझ नहीं थी जिन बातों की मुझे समझ आ गई थी। मैं आधी रात को जब अपने माँ बाप की बातें सुनती तो मेरी कान की लोएं सुर्ख हो जाती और शर्म से मैं काँप उठती। मेरे बाप और बहुत ही खुली बातें किया करते थे, उनके लफ्ज़ों से बड़ी बेहयाई होती। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने बाप को बताऊं कि मैं अभी जाग रही हूं। मेरे सामने तो ये सब ना करे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के सामने इस तरह की बेबाक बातें करती। फिर मैं अपनी आँख कस के बंद कर लेती तो कभी रोको से देखती। कभी कभी तो मेरे जज्बात मुझ पर इतने गालिब आते कि मेरा दिल चाहता कि मैं बस उठूं और अपने बाप को ही पकड़ लूं और कहूं, क्या अब बस कर दे, मेरा सब्र ख़त्म हो गया है, मैं मज़ीद ये सब नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मैं बस सोच कर ही रह जाती है। घर के हालात अच्छे नहीं थे, हम काफ़ी गरीब थे और फिर से इस घर पर हर रात और इस अजियत को बर्दाश्त करना, अपनी आंखों से अपने माँ बाप को इस तरह देखना, मैं अंदर ही अंदर एक अनोखी आग में जलने लगी। मेरा दिल चाहता कि कोई मुझे मिले जिसका हाथ पकड़ूं और उसको घर से कहीं दूर चली जाऊं और अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर लूं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं था। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर के बाहर निकलूं और अपनी किस्मत को बदलूंगी, किसी हम सफ़र को तलाश करूंगी और इस एक कमरे से अपनी जान छुड़ा लूँगी। मैं मज़ीद इस तरह तड़प कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। जब मैंने यही बात अपने माँ बाप को बताई कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मेरे बाबा बहुत ही ज़ोर से हंसे और कहने लगे, तालीम के नाम पर तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है और तू नौकरी करेगी, यहाँ अच्छा भला इंसान जूते चाटता फिरता है। अब्बा की ये बात मेरी आना पर लगी थी। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा कि देखिएगा, 4 दिन में ही मैं आपको नौकरी तलाश करके दिखाऊंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर बाबा ने एक तेज़ नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, ठीक है, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो, लेकिन अगले 4 दिन में नौकरी ना मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। बाबा की बात सुनकर मेरा दिल काँपा था, लेकिन फिर अगले ही दिन मैं बंद सफ़र के नौकरी के लिए निकल पड़ी। माँ को तो किसी खाते में आती ही नहीं थी। वो रात भर बाबा को बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती और फिर जब उठती तो अपना थका हुआ वजूद लिए घर के कामों में लगी रहती। उसके पास तो जैसे करने को कोई बात ही नहीं थी। हर रात बाबा को बर्दाश्त करना अपने आप में ही मुश्किल काम था। अक्सर तो बाबा नशे में रोड़ते और इसके बाद वे जिस तरह की हरकतें करते, अगले दिन माँ शर्म के मारे आधा दिन हमसे अपना मुंह छुपाए फिरती। माँ को अंदाज़ा था कि अब हम जवान हो गए हैं और मुझे ये सारी बातें समझ में आती है, इसलिए माँ अक्सर ही अपने मुंह पर पल्लू डाल लेती या फिर मुझसे नज़र ही नहीं मिलाती। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर तो मैंने नौकरी का फ़ैसला किया था, लेकिन मुझे ये भी तो मालूम नहीं था कि किस दफ्तर जाना है और क्या बात करनी है। बस मैं ऐसे ही घर से निकली और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वही मैंने उसके हाथ में रख दी थी और फिर वे मुझे एक फैक्ट्री के आगे ले गया। कहने लगा, यहाँ रोज़ नई नई लड़कियों की भर्ती होती है, तुम भी किस्मत आजमा कर देख लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई तो पता चला कि यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बाबा के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, लेकिन दुनिया की अलिफ भी पता नहीं थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद उससे अपना मसला बयां करूँगी। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने मुझे गौर से देखा और फिर कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलता। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे मुझ पर कोई तरस नहीं आया। मैं बाहर वापसी के लिए निकलने लगी तो तभी मेरी नज़र एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से एक पैंट कोट वाला पहना लंबा चौड़ा आदमी उतरा था।
मुझे ये यकीन था कि कहीं ये कंपनी का मालिक होगा। 50 साल के करीब था, मेरे बाबा से भी उम्र में थोड़ा बड़ा, बेख्तियार। मुझे बाबा याद आए और बाबा की वे बातें भी जो बाबा माँ से किया करते थे। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर आदमी जज्बात में पागल होते हैं, इसलिए मैंने किसी ख्याल के तहत अपना दुपट्टा सामने से हटा दिया, थोड़ा गला नीचे सरका दिया, अपने बाल खोले और उसके पास पहुँच गई। मुझे किसी भी सूरत ये नौकरी चाहिए थी और साथ ही साथ किसी ऐसे इंसान का साथ चाहिए था। मैंने धीरे से उसे मुखातिब करके कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए। उस आदमी ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और फिर मेरे करीब आया और फिर अपने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने बताया कि मैं भर्ती के लिए आई हूँ। वह आदमी मेरी खूबसूरती को नज़रअंदाज न कर सका। उसने सर से पाँव तक एक आर पार होती निगाहों मुझ पर डाली और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा हुलिया बहुत ही शरीफों वाला था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुद पर और आया कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट को देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पहली बार जीत मिल गई हो, मगर मुझे क्या मालूम था कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने खुद अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम बढ़ाए थे। और मालिक मुझे अपने कमरे में ले गया और फिर अपने सामने बिठा लिया और कहने लगा, अपनी फ़ाइल दिखाए ताकि मैं देखूं कि आप कितनी काबिल है भी या नहीं। मेरे पास तो कोई फ़ाइल थी ही नहीं। मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन नौकरी करना चाहती हूँ। वह कुछ देर तक मुझे खामोश नज़रों से देखता रहा और फिर उठकर मेरे करीब आ गया। कहने लगा, नौकरी करोगी क्या तुम्हें तो कोई भी नौकरी नहीं देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वे मेरे करीब टेबल पर कुछ मेरी तरफ झुक कर बैठा था कि मेरा सांस रुकने लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक नौकरी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ही दिल लगाकर मेहनत से काम करना होगा। मैं हैरत से मालिक को देखने लगी। पता नहीं मुझे कौन सी नौकरी ऑफ़र करने वाला था। इतने तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे इतनी आसानी से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली थी, और घर से बाहर निकलकर तो इस बात का मज़ीद यकीन हो गया था कि इसलिए मैंने मालिक से पूछा कि आप मुझे क्या नौकरी देना चाहते हैं। मालिक ने धीरे से मेरे बालों को मेरे कंधे से पीछे किया और फिर अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर फेरते हुए कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख सकता हूँ। हर वक्त मेरे साथ रहना, जहाँ मैं जाऊँगा तुम्हें भी चलना होगा। मालिक का अंदाज़ा ऐसा था कि एकदम मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। पहली बार कोई मैं गैर मर्द मेरे इतने करीब आया था। मेरे जज्बात से उलझने लगे थे। रात वाली बाबा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं शर्म से सर झुका गई थी, लेकिन मैं नौकरी का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मेरी बात पर वह मुस्कुराया और कहने लगा, आज ही अपनी नौकरी शुरू कर दो, तुम्हें बदले में मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने कुछ घबरा कर पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो मालिक उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे कोट के बटन खोलो। मैं एकदम ही हैरत से उसे देखने लगी तो उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हारी नौकरी शुरू हो चुकी है। मैंने जल्दी से उसके कोट के बटन खोले तो कहने लगा, अब ये कोट उतार कर साइड हैंगर पर लगा दो और साथ ही अपना दुपट्टा भी वहीं हैंग कर दो। मेरी सेक्रेटरी हो तुम, वे भी करना पड़ेगा। मैंने उसका कोट उतार कर साइड पर लगाया और साथ ही कुछ झकते हुए अपना दुपट्टा उतार कर भी वहीं लटका दिया। वे मुस्कुरा कर कहने लगा, बस तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही काम करने हैं। इस अजीब सी नौकरी पर मुझे हैरत हुई थी और खुशी भी हुई थी, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था और उसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी ऑफ़र की थी। इसलिए मैं उसके साथ कमरे में बैठ गई। कुछ देर वे दफ्तर के कामकाज करता रहा और फिर खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चली जाओ, अब कल सुबह आना। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो दोपहर का 1 बजे थे। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो रही थी। मैं तो बड़ी खुशी खुशी खड़ी हुई और अपना हुलिया सुधारा और सीधी घर को पहुंच गई। बाबा को नौकरी की खबर सुनाई तो बाबा को यकीन ही नहीं आया। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। मगर जब मैंने बाबा को बताया कि फला फैक्ट्री में नौकरी करने लगी हूँ तो बाबा ने जैसे यकीन कर लिया। फिर कहने लगे, तू जो भी काम करेगी मेरे हाथ में रख देना। और अब की अब्बा की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया लेकिन मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात समा गई थी कि मुझे उस नौकरी से अपनी किस्मत बदलनी थी। मेरी नौकरी का यकीन आने के बाद बाबा बड़े ही खुश हो गए थे।
फिर वे खुद ही शाम को मिठाई भी लाए थे और फिर अपने दोस्तों में चले गए। जब वे लौटे तो नशे में थे और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब सारी रात क्या होगा, इसलिए जल्दी से चारपाई पर लेटकर मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाबा ने माँ को कस कर पकड़ लिया था और फिर वही बातें करना शुरू कर दी। बाबा पूरे नशे में थे और वे नशे की हालत में ही माँ के साथ कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी जबकि माँ की हल्की हल्की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। माँ हमेशा की तरह बाबा से पनाह मांग रही थी, लेकिन नशे में धुत बाबा को माँ का ख्याल कब तक आता था। सारी रात ऐसे ही अज़ियत में गुजर गई थी और फिर जब अगले दिन मैं फैक्ट्री पहुँची तो कुछ ही देर बाद मालिक भी आ गए। वे भी बहुत ही ओझल से थे। कहने लगे, आज हमें शहर से बाहर की तरफ जाना है, वहाँ हमारी नई फैक्ट्री तामीर हो रही है, तो मुझे भी साथ चलना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैं तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गई थी, लेकिन खैर ये मेरी नौकरी थी इसलिए मैं खड़ी हो गई। मैंने अपना दुपट्टा पहले ही हैंगर पर लगा दिया था और अपने हुलिये को अच्छे से कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे नौकरी इसी वजह से मिली है, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन थी और ऐसी हालत में तो मेरा हुस्न मजीद बढ़ जाता था। मैंने एक नज़र अपने ऊपर डाली और फिर मालिक के पीछे पीछे निकल पड़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकलती थी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आहिस्ता से आवाज़ देकर रोक लिया। मैं रुककर उसके करीब पहुंची तो कहने लगी, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ये नौकरी ना करो। मुझे उस लड़की की बात पर बहुत ही गुस्सा आया। खुद तो सुकून से बैठी अपनी नौकरी के मज़े ले रही थी और मेरी लगी लगाई हज़ारों की नौकरी छुड़वाना चाह रही थी। मैंने नफ़रत भरी एक नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गई। मालिक मेरे इंतज़ार में गाड़ी में बैठे थे और फिर गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर बाद हम शहर से बाहर पहुंच गए। वहां पर एक बिल्डिंग तामीर हो रही थी। मालिक ने कुछ देर उसका जायज़ा लिया और मज़दूरों से बातचीत की और फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। कहने लगे, गर्मी बहुत है, यहाँ से करीब ही मेरा फार्म हाउस है, कुछ देर वहाँ चलते हैं, आराम करेंगे। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मालिक के साथ मैं उनके फार्म हाउस पहुंच गई थी। मालिक मुझे अपने साथ बेडरूम में ले गए। कमरे में एसी चल रहा था और मुझे अपने साथ बिस्तर पर ही बैठने का इशारा किया। मैं कुछ फासला रख कर बैठ गई तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, बिना तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। मालिक के इतने करीब होकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैंने धीरे से नज़रें झुकाई तो मालिक ने ऐसी बात कह दी कि मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे मालिक से इस बात की तवक्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। नौकरी के दूसरे दिन ही मालिक ने खुलकर मुझसे अपने जज्बात का इजहार कर दिया था। वे कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत ही फ़र्क है, इसलिए लोग बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे सच में तुमसे बहुत ही मोहब्बत है। मालिक की बात सुनकर मैं खामोश से हो गई थी और खुशी से खिल भी उठी थी, क्योंकि मैं भी तो जज्बात की आग में सुलग रही थी। मुझे भी अपने घर से फ़रार चाहिए थी। मालिक मुझे एक अलग घर देने को भी तैयार थे। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली थी। मालिक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, आज ही हम निकाह करेंगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने वही काजी को और गवाहों का इंतज़ाम कर लिया था और फिर मुझसे निकाह कर लिया। मैंने ना अपनी माँ के बारे में सोचा और ना ही बाप के बारे में। अगर कुछ सोचा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए। और निकाह के बाद सब लोग वापस लौट गए तो मालिक ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू किया। कहने लगे कि वो 55 साल के थे, लेकिन उनमें बड़ी ही ताकत थी। कुछ ही देर बाद मालिक के आगे मैं डेड हो गई थी और फिर ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ाना मैं दफ्तर आती तो मालिक किसी न किसी बहाने मुझे बाहर ले जाते और फिर वहाँ मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते। मुझे भी यही सब बुरा न लगता, क्योंकि मैं मालिक की बीवी थी और हम दोनों के दरमियान एक जायज़ रिश्ता था। लेकिन 1 महीने भी नहीं गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ और मेरे माँ बाप को तो मेरी शादी की खबर ही नहीं थी। इसलिए मैंने सबसे पहले मालिक को ये खबर सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मालिक का चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर मालिक कहने लगे कि चलो मैं खुद ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर निकले और फिर कई घंटों तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो मालिक ने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया और फिर जब गाड़ी रुकी तो मेरी जान निकल गई। हम एक गांव में थे
और गांव की एक हवेली में गाड़ी रुकी थी। मैंने हैरत से मालिक को देखा तो कहने लगे, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। ये मेरा गांव है, ये मैं यहाँ का बडेरा हूँ और शहर में मेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं। अब तुम मेरा वारिस पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहीं इस हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था और मालिक अचानक मुझे यहाँ ले आए थे। फिर जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखते ही फ़ौरन हाथ बांधकर करीब आ गई और कहने लगी कि आप आने वाले थे तो हमें इत्तला करते, हम आपके आने की तैयारियां करते। मालिक ने उन तीनों को देखा और कहने लगे, इससे मिलो, ये मेरी बीवी है, बिना ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से ये इस हवेली में ही रहेगी। वे तीनों हैरत से मुझे देखने लगी और फिर जब मालिक ने उनका तारुफ कर मुझसे करवाया तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा होगा। मालिक कहने लगे, ये मेरी तीनों बीवियाँ हैं और तीनों ही मुझे बच्चा नहीं दे सकी, इसलिए मैंने ये बात छुपाई थी जिसकी सज़ा मुझे मिली थी। मैं ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती थी और मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी थी। काश के मैं ये कदम ही ना उठाती। ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसे मुझसे छीन लिया जाएगा और मुझे कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। मैं अपना बच्चा कैसे इन 3 औरतों के हवाले कर सकती थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी जान ले लूँ, लेकिन मुझ में तो इतनी भी हिम्मत ना थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने बाप को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा था। मेरा बाप हर रात मेरी माँ के सामने अपनी अय्याश की मश्की के किस्से सुनाता था। उसको ना जाने कितनी औरतों के साथ ताल्लुक़ थे। वे जो भी कमाता उन्हीं औरतों पर लुटाता था और इसी बात पर माँ और बाबा के दरमियान हर रात लड़ाई होती। माँ जब भी बाबा से कहती कि बेटियाँ जवान हो रही है तो ये हरकतें ना करो, तो बाबा कहते कि जवान हो रही है तो क्या करूँ, अपने आप को देख, इतनी बूढ़ी लग रही हो तो इससे कौन खुशी हासिल कर सकता है, बाहर की औरतें ही मुझे खुशी करती है। और ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी और शर्म से ज़मीन में गिर जाया करती थी। जब कभी बाबा बहुत ही ज़्यादा नशे में होते तो माँ को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश करती। माँ बाबा के दरमियान रोज़ रोज़ होने वाली इन बातों ने मुझे बहुत ही बागी कर दिया था। मुझे अपने घर से ही नफ़रत होने लगी थी। मेरा बाप जवान बेटी के होते हुए गैर औरतों में दिलचस्पी रखता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि बाबा का गिरेबान पकड़ूं और कहूँ कि बाबा मेरे सामने ऐसी बातें ना करे। जब वे गैर औरतों के जिस्म की खूबियाँ बयां करते हैं तो मुझे शर्म से लाल पड़ जाती हूँ। माँ का भी हाल कुछ ऐसा ही होता था। माँ को अंदाज़ा था कि मैं हर रात जागती हूँ, इसलिए अगले दिन माँ मुझसे नज़रें तक नहीं मिलाती थी। इस सब से तंग आकर ही तो मैं घर से निकली थी और मैं चाहती थी कि मुझे सुकून की ज़िंदगी मिल जाए और पैसा और एक ऐसा मर्द जो मेरा ख्याल रख सके। बड़ी उम्र के आदमी से भी मैंने यही सोचकर शादी की थी कि वे मुझ जैसी जवान बीवी को हासिल करेगा तो कभी बाबा जैसे शिकवे शिकायतें नहीं करेगा। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने अपने हाथों पर अपनी कब्र खो दी थी। मुझे इस हवेली में बंद रहते रहते कई महीने गुजर गए थे। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ साथ ख़राब होती चली गई। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मेरी 3 सौतन मेरे साथ पास में रहती थी तो मुझसे बहुत ही बुरा रवैया रखती थी। मुझे बुरा भला कहती और साफ लफ्ज़ों में जताती कि बच्चा पैदा होते ही मुझे वापस शहर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरी जहनी अजियत की वजह से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने बताया कि अब मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकूँगी। मुर्दा बच्चों को देखकर मेरा मालिक चीख चीख कर रोने लगा था। वे कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था और बच्चे के खातिर ही उसने ये गलत तरीका अपनाया था। शायद इसलिए कुदरत ने एक दफ़ा फिर से उसे खाली गोद छोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि अब मैं माँ नहीं बन सकूँगी तो उसने मुझे वापस मेरे घर छोड़ दिया और साथ ही मुझे तलाक भी दे दी। मैं बर्बाद लौटी थी, लेकिन हाथ तो मेरे मालिक के भी कुछ नहीं आया था। मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई थी और रो रो कर पूछ रही थी कि मैं इतने अरसे से कहाँ थी। मैंने शुरू से आखिर तक माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहने लगी, ये सब मेरी गलती है। जब ये औरत एक गलत मर्द के साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजारती है तो उसके बच्चों को इसी तरह बर्बादी होती है। अगर सही वक्त पर अपने हक़ में आवाज़ नहीं उठाती और अपने पति से अलग नहीं होती तो फिर उसके बच्चे सारी ज़िंदगी ऐसे ही ठोकरें खाते हैं। काश मैं सही वक्त पर तेरे बाप की हरकतों को देखते हुए
अपने रास्ते अलग कर लेती तो तू इन गलत रास्तों से बहुत ही दूर रहती। आज मैं दोबारा से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी हालत देखकर मेरे बाबा सुधर गए हैं। उसे पता चल गया है कि उसके गलत कामों के क्या नतीजा निकला। मैंने भी अपनी गलतियों की बहुत ही बड़ी सज़ा भुगती है, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया है वो खुशियों से उसे भी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।